हेलो एवरीवन। तो गेट 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दी फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ब्राउचर काफी बड़ा है, बट उस ब्राउचर को ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट ब्राउचर आप लोग पढ़ना। बट मेरी तरफ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि इन चीजों का आप लोगों को बहुत अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली गेट का फॉर्म आप लोगों को रिजेक्ट होता है तो इन सब गलतियों की वजह से रिजेक्ट होता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। अपन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि भैया कब कब एग्जाम होने वाले हैं, क्या क्या टाइमिंग है एग्जाम्स की, कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज है, क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, कैसे फोटो अपलोड करनी, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, तो आपको डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा कि यहां आप लोग कोई गलती मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन ढंग से, तो एंड तक देखना। और ये कुछ गलतियां हैं, इनको नहीं करोगे तो 101% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और लेट फी से आप लोग बच जाओगे, क्योंकि लेट फी भी है। अभी आपको बताएंगे कि एक लेट फी वाला प्रोसेस भी होता है गेट में, तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि गेट का फुल फॉर्म है, 2026 है। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, है ना। ठीक है, नया इंस्टीट्यूट है, पहले ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करते थे, अभी एग्जाम कंडक्ट करने लगे हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रहा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका अगस्त 25 मंडे से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है विदाउट लेट फी। देखो विदाउट लेट फी लिखा है, तो ये आपका क्लोज हो रहा है 25 सितंबर। अगर आप 25 सितंबर तक फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं गेट का, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 6 एक्सटेंडेड डेट आपको दे दी है, मतलब अगले 10 दिन तक आपके लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट वहां पर लेट फी भी अप्लाई होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपन देखेंगे लेट फी में कितना है, तो कितना डिफरेंस आ जाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड आपका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा वो होगा मार्च 19, 2026। अब ये मत समझना कि ये डेट यही रहती है, वैसे 95% टाइम डेट्स चेंज नहीं होती, बट अगर डेट्स चेंज होती है तो हो भी सकती है। तो ऐसा है कि डेट्स लगभग चेंज नहीं होती, तो दे आर लाइबल टू चेंज दी डेट्स। ठीक है, अभी टेंटेटिव डेट्स तो यही आई है गेट की तरफ से। तो आप ऑनलाइन पोर्टल में जाना, तो वहां पर ये चीजें भी आपको नजर आएगी, पर मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना कि ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया मंडे अगस्त 25 2025। क्लोजिंग डेट क्या है आपकी? थर्सडे सितंबर 25 2025। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया 10 दिन का गैप होगा इन दोनों के बीच में, विच इज अक्टूबर 6 2025। अब गेट 2026 एग्जामिनेशन कब कब होगा? February 7, February 8, February 14, February 15। ये 4 दिन आपके एग्जाम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि चारों दिन आपको एग्जाम देने, आपकी ब्रांच का पेपर इनमें से किसी एक दिन आ जाएगा। कुछ होता है कि एक ही सेशन होता है, कुछ एग्जामिनेशन में आपको दो सेशन भी होते हैं, जैसे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन, और कुछ ब्रांचेस होते हैं जिनमें आपको एक ही सेशन में होता है। तो इन चारों दिन में से कोई एक दिन होगा जिस दिन आपकी ब्रांच का पेपर होगा। डे कौन सा रहेगा? February 7 सैटरडे है, February 8 संडे है, तो सैटरडे और संडे, जैसे February 14 सैटरडे है, February 15 संडे, तो सैटरडे या संडे में कोई एग्जाम होगा। तो फिर से बता देना चाहता हूं, सैटरडे संडे 7, 8, 14, 15 इन चारों में से एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और रिजल्ट का अनाउंसमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, थर्सडे मार्च 19, 2026 को आपको रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है। अब देखते हैं टाइमिंग क्या रहेगा। जैसे आपका सैटरडे को अगर एग्जाम हुआ तो आपका टाइम रहेगा, सैटरडे को आपका जैसे मॉर्निंग मतलब 4 नून में आपका पेपर हुआ, तो टाइमिंग रहता 9:30 से 12:30, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होता है। अगर आपका सैटरडे को February 7 को आफ्टरनून सेशन हुआ तो आपका 2:30 से 5:30 होता है। ठीक है, कुछ ब्रांचों में सुबह और शाम दोनों समय फोरनून और आफ्टरनून सेशन होता है, बट वो स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट का मॉर्निंग में होगा तो कुछ स्टूडेंट का इवनिंग में होगा। तो फिर से कहूंगा, आपका एग्जाम सिर्फ 3 घंटे में ही देना होता है। तो ये टाइमिंग क्या रहेगा? चारों दिन, मतलब ये बोला 7, 8, 14, 15 चारों दिन। अगर मॉर्निंग में हुआ था 9:30 से 12:30, अगर इवनिंग में हुआ मतलब आफ्टरनून सेशन हुआ तो 2:30 से 5:30 PM। ओके, क्लियर है यहां तक? अब आगे और देखते हैं चीजों को। अब टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज और टाउन, तो कौन कौन सी सिटीज आपको टेंटेटिव है जो आपको सेलेक्ट करनी होगी। 3 सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनमें से अपन देख ले, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये टेंटेटिव सिटीज है, यहां पर आपको एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, डेटा रिक्वायर्ड। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, डेटा रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा अगर आप एग्जाम देते हो तो डेटा रिक्वायर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स में आपको नेम। अब ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज दैट इन द वैलिड फोटो आईडी। अब क्या होता है ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक फोटो आईडी अपलोड करनी होगी। फोटो आईडी का मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आधार कार्ड, आप लोगों अपना आधार कार्ड फिल करना, मतलब अपलोड करना। अब आधार कार्ड में जो नाम है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आधार कार्ड में जो नाम होगा वही नेम आपको कैंडिडेट का, वही नेम, द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो नाम डालोगे तो अपना आईडी पे देख के डालना। मतलब मैं फिर से बता दूं, अगर जैसे मेरा नाम हर्षवर्धन है, मेरे नाम में हर्षवर्धन के बीच में गैप नहीं है, HARSHVERDHAN, तो मैं जब फॉर्म फिल करता हूं तो मैं अपने नाम के बीच में गैप नहीं रखूंगा। एग्जैक्टली जैसा आईडी के अंदर नाम है वही एग्जैक्टली मेरे को नाम लिखना है। जैसे हर्षवर्धन सिंह तो मैं वहां पर भी हर्षवर्धन स्पेस फिर सिंह। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो फोटो आईडी में आप लोगों का नाम है वही नाम आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। चीजें क्लियर? ठीक है। और मतलब वाइल अपीयरिंग द गेट 2026 एग्जामिनेशन एट द सेंटर, अब सेंटर पे भी वही आईडी आपको लेके जानी है, जो नाम आपने फिल करा, जो फोटो आईडी आपने अपलोड करी, वही आईडी कार्ड आप लोगों को अपने सेंटर में भी लेके जाना। तो ये आईडी कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कोई और आईडी, जैसे आपने अपलोड तो करा आधार कार्ड और आप वहां लेके चले गए पैन कार्ड, नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये चीजें मैंने आपको बता दी नेम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाता है, जो भी फोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है और वही आईडी आपको एग्जाम सेंटर में लेके जानी है। ओके, आपका नंबर बदल मत देना, जो भी नंबर आप अपना पर्सनल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे उस नंबर को संभाल के रखना, क्योंकि उसी नंबर पे आपको मैसेजेस आएंगे, उसी नंबर पे आपको डिटेल्स आएंगे। ओके, एक ईमेल आईडी भी होगी, वो ईमेल आईडी जो आप अपलोड कर रहे हो, जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो ध्यान रखना वो ईमेल आईडी आप लोग बदल ना दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरते वक्त अपनी दोस्त की ईमेल आईडी डाल देते हैं, या अपने पापा मम्मी की ईमेल आईडी डाल देते हैं, या अपनी सिस्टर्स की ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो मेक श्योर करना जिसकी भी ईमेल आईडी आप डाल रहे हो उस ईमेल आईडी का एक्सेस आप लोगों के पास हो, या अगर आप मम्मी पापा की ईमेल आईडी डाल रहे हो तो मेक श्योर करना मम्मी पापा को वो मैसेजेस या मेल्स मम्मी पापा पढ़ रहे हो, क्योंकि वहीं पर ही आपका स्कोर कार्ड आता है उसी मेल में आपको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको आपकी मेल आईडी पे ही आएंगी। तो फोन नंबर और मेल आईडी, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फोन नंबर और मेल आईडी आप लोग अपनी ही रखिए। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और अपने मम्मी पापा का जो भी पेरेंट्स या गार्जियन है उनका भी नेम और मोबाइल नंबर आपको अपलोड करना होगा। अब एड्रेस जो आप डालोगे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूड, मतलब भैया जो भी एड्रेस आप डालोगे उसमें पिन कोड डालना मत भूलना, पिन कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिग्री, जो भी आप डिग्री डालोगे, अगर आप ऑनगोइंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी डिग्री मिल चुकी तो डिग्री जरूर आपको अपलोड करनी स्कैन्ड पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जो भी आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज का जो भी एड्रेस डालोगे वो विद पिन कोड डालना है। ठीक है, चॉइसेस ऑफ गेट पेपर, ठीक है, गेट पेपर की चॉइसेस, मतलब आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो ME है ना, आपकी ब्रांच माइनिंग है तो MN, वो कोड इंपॉर्टेंट। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है तो आपकी CE कोड है, तो कोड्स आप देख लेना। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप जब लिस्ट देखोगे तो वहां पर आपके ब्रांच के हिसाब से आपका कोड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चॉइस ऑफ 3 गेट एग्जामिनेशन सिटीज, मैंने आपको अभी बताया था, जो भी आप सिटीज चूज करोगे तो वो आपको 3 चॉइसेस देगा, मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी, फिर आपकी थर्ड प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी पे आप रखना, अगर पहली प्रायोरिटी वाला, वैसे तो 90% चांस होता है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का ही सिटी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो सेकंड प्रायोरिटी का मिल जाएगा, अगर सेकंड का भी बाय चांस नहीं मिलता तो थर्ड प्रायोरिटी का सिटी मिल जाएगा। तो तीनों सिटीज के बीच में ज्यादा गैप मत रखना, सो दैट आपके होम टाउन से पास ही हो वो सिटीज, उसका जरूर ध्यान रखना। और ये सब चीजें हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग, देखो अब जब फॉर्म फिल करोगे तो ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, जहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट डिटेल्स, सब कुछ आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। अब देखते हैं अपन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
गुड क्वालिटी ऑफ इमेज ऑफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ, मतलब आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इमेज जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होती है। अभी अपन स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना, वो भी अपन देखेंगे डिटेल में। यहां है ये मेन चीज होती है, ये दो चीज, जैसे एक तो फोटो आईडी मैंने आपको बताई थी, उसके बाद में दो चीज ऐसी है जहां पर फॉर्म रिजेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनके बारे में अभी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे आपको अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे आधार कार्ड, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आधार कार्ड ही अपलोड करना, तो आधार कार्ड के आपको स्कैन फोटो खींच के स्कैन करके फिर आपको उसको अपलोड करना। आधार कार्ड की फोटो खींच लेना, उसको स्कैन करके अपलोड कर देना। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप आ रहे हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाइसलेक्सिक्स है क्या, तो भी उसका सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करना है। एंड रेलिवेंट जो भी आपको जो भी है तो उन सबको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। एंश्योर दैट, ध्यान से सुनना, एंश्योर दैट द अपलोडेड डॉक्यूमेंट आर readable and clear. Uploading unreadable document may lead to delay in processing the application and may lead to rejection of candidature. मतलब किस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप फोटो को स्कैन कर रहे हो तो मेक श्योर करना बेटा कोई अच्छा सा कैमरा हो, ये नहीं कि फोटो ब्लर हो, अच्छे से उसको बिल्कुल स्टिल इमेज खींचना, फिर उसको स्कैन करना। कोई भी स्कैनर होगा, ऑनलाइन स्कैनर होते हैं, जैसे एडोब स्कैनर हो गया आप लोगों का, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से स्कैन करना, उसके बाद अपलोड करना। स्कैन क्यों बोल रहे हैं, स्कैन करने के बाद में क्या होता है ना, छोटी मोटी इधर उधर की जैसे कुछ प्रिंटिंग भी होती है, हल्की हल्की सी जैसे इंक विंक इधर उधर होती है, तो वो अच्छे से स्कैन होके आप लोग उसको अपलोड कर लो। तो बहुत अच्छे से आप लोग अपलोड करना, क्लियरली एक एक वर्ड आपको नजर आना चाहिए, सो दैट आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है, आपको फोटोज कैसे अपलोड करनी। देखो, अपलोड अ गुड क्वालिटी कलर्ड फोटो पासपोर्ट साइज, ध्यान से सुनना, पासपोर्ट साइज, साइज क्या होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। ध्यान से देख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम 60 to 70% आपका फोटो के अंदर आपका कवरेज, मतलब फोटो के अंदर 60 to 70% आप ही होने चाहिए। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी व्हाइट, बस बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए या फिर आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। मतलब भैया सेलेक्टेड क्या है, इसको ध्यान रखो, इस टाइप की फोटोज आपको अपलोड करनी है, ठीक है, ठीक है। सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ कौन कौन से हैं, ये वाले, ये वाले, इसका ध्यान रखना, ये वाले। जैसे यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर आपको अच्छे से नजर आ रहा है कि भाई ये 60 to 70% है, देखो बैकग्राउंड आपका व्हाइट है। अब यहां पर भी आपका क्या हल्का सा ब्लैकिश है, पर एक्सेप्टेबल रहेगा, पर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा बैकग्राउंड बिल्कुल प्योर व्हाइट रखना, ठीक है। जैसे ये वाली फोटो एक्सेप्टेबल है, ये वाली फोटो एक्सेप्टेबल है, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, द फोटोग्राफ बी शोज अ फ्रंटल फेस और ये सब चीजें, ठीक है। देखो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इतना बड़ा, ये तो आपने साइज रख दिया 3.5 सेंटीमीटर वेट, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, बट आपने फोटो इतनी से अपलोड हुई, तो वो भी गलत है। यहां पर आपने चश्मा लगा रखा है, ये गलत है। यहां पर बैकग्राउंड ऐसा, और यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि इसका फेस क्या है, ब्लैकिश ब्लैकिश फेस है, तो उसका ध्यान रखना। फोटो वोटो खींचो तो पीछे से फ्लैश लाइट ऑन करके फोटो खिंचवा देना, ठीक है। अब जैसे ये मास्क पहन के फोटो नहीं खिंचानी है, अपने भाई के साथ फोटो नहीं खिंचानी है ना, मम्मी पापा को बगल में रख के फोटो मत खिंचाना, ठीक है। और इस चीज का देखो, ये है ब्लर फोटो हो गई, ठीक है। और आपको ग्लासेस नहीं पहनने, अगर आपके बोलते हो कि आपके जैसे ये कि कुछ लोगों के है ना आई ग्लासेस लगे होते हैं, तो आई ग्लासेस के साथ अगर आप फोटो खिंचा रहे हो तो मेक श्योर करना आई ग्लासेस पे रिफ्लेक्शन ना आए लाइट का। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आई ग्लासेस पे आपका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना। देखो ये ग्लासेस साथ खिंचाई बट आईज पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा लाइट का, तो रिफ्लेक्शन आएगा लाइट का तो भी आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो भैया जो भी आप लाइट के सामने बैठे वो लाइट का रिफ्लेक्शन आपके चश्मे में नहीं आना चाहिए। फिर क्या बोला है, मास्क नहीं पहनना, वेरी गुड। टोपी नहीं पहननी है, ठीक है। बैकग्राउंड देखो पर्दे वर्दे आ रहे हैं, इस टाइप का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और कैमरे के सामने फोटो खिंचाओ तो इधर देख के फोटो मत खिंचाना स्टाइल मारते हुए, ठीक है, कैमरे में ही देख के फोटो खिंचाना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें अपन कर लेते हैं कि भैया
फोटोग्राफ आपकी कैसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी, है ना, इस फॉर्मेट में आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, 0.66 मिनिमम और 0.89 मैक्सिमम, ये आपका एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए। ओके, और पिक्सल क्या, पिक्सल रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए 530 मिनिमम, 530 टू 690 से, ठीक है, और ये तो मैक्सिमम है, 530 टू 690 आपका मैक्सिमम है और मिनिमम है 200 से 260, तो ये पिक्सल होना चाहिए, इसके बीच में आपके पिक्सल लाई होने चाहिए 200 260 से लेकर 530 टू 690। ओके, साइज कैसी होनी चाहिए, आप जो फोटो खींच रहे हो, जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 5 KB से लेकर 600 KB, मतलब 5 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 600 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी कि फोटो के बारे में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अपन सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अपन सिग्नेचर की बात करेंगे, तो सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, अपलोड अ इमेज ऑफ योर सिग्नेचर इन जेपीईजे या जेपीजी फॉर्मेट, फिर से वही वाली बात, जेपीईजी या जेपीजे फॉर्मेट, और रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2.75 से लेकर 3.75 के बीच में आपका एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, और फाइल साइज मिनिमम 3 KB से लेकर 300 KB, वो क्या था 5 KB से 600 KB, बट सिग्नेचर की फाइल साइज क्या होनी चाहिए 3 KB से लेकर 300 KB। पिक्सल रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 580 से 180 और मिनिमम 250 into 80। ठीक है, अब सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये सब एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है, इनके साथ में क्या क्या बातें हैं भाई, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट है, स्कैन्ड है सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे है आपके, बिल्कुल कैसे हैं, पहला लेटर आपका कैपिटल हो सकता है, बाकी आपका सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। रिजेक्ट कहां हो गया कि आपका ये ब्लरी बिल्कुल ब्लैक सिग्नेचर करा बेकार, अब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसा सिग्नेचर करके बोलते हैं एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्या यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर्स है, तो सारे कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए। अब ये कैसा हुआ, ये थोड़ा सा आपने, हाँ सिग्नेचर किसमें करना है, सिग्नेचर आपको ब्लू और ब्लैक पेन में करना है, ध्यान रखना, किसी और कलर के अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपका कलर क्या होना चाहिए पेन का, ब्लू और ब्लैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी और कलर से सिग्नेचर अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये श्योर है। तो मेक श्योर करना ब्लू और ब्लैक पेन यूज करो, जैसे यहाँ रेड पेन यूज करा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सिग्नेचर बहुत छोटा है और ये साइड बड़ी है, एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ आपने 2 कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करा है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये क्लियरली विजिबल नहीं है सिग्नेचर, और यहां पर 2 नाम एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सिग्नेचर भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक सिग्नेचर किया और साइड में कुछ भी ब्लर या कुछ भी आपने लिख दिया उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, तो इस टाइप के सिग्नेचर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेजर ध्यान रखना बेटा, इसका ध्यान रखना एक तो, और एक कलर का ध्यान रखना है, ये मेजर मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका जो गेट एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन विच इज एमएसक्यू, और आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 to 2 मार्क्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। अगर आप 2 भी मतलब आप ये जानना चाहते हो एग्जैक्टली, तो आपका जैसे क्या होता है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन शुरुआत में आएंगे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी बता देता हूं आपको। जनरल एप्टीट्यूड में आपके आते हैं 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। क्या यहां तक चीजें क्लियर? ओके, और आपका जो टेक्निकल है, जो भी आपका ब्रांच है, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका है, तो आपके टेक्निकल के अंदर क्या होंगे, टेक्निकल है ना, टेक्निकल में क्या होंगे आपके कितने 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आप लोगों को, 55 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं, और 30 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। चेंज हो सकते हैं, ठीक है, चेंज हो सकती चीजें, पर ये आपका मैक्सिमम इसी टाइप के होते हैं। मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, आखिरी के 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में, टेक्निकल में भी शुरू के 25 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और आखिरी के 30 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस टाइप से आपका पेपर मिलता है। अब इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन दिखेंगे वो एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग कहां आपको मिलती है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि नेगेटिव मार्किंग कहां का दिखेगी। फॉर अ रॉन्ग आंसर टू अ एमसीक्यू, सिर्फ आपको एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग है,
मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं नजर आएगी। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका गलत होता तो साथ में 1/3 आपको साथ में और डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो 1 मार्क में जो 1 मार्क तो गया ही गया, साथ में -1/3 और हो जाएगा। ओके, 1 मार्क्स के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, और 2 मार्क्स में आपको नेगेटिव मार्किंग है 2/3 की। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 मार्क्स तो गए गए, साथ में 2/3 भी आपको निकल गया, मतलब 2/3 भी आपके कैंसिल हो गए, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर -2/3 भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत की बात है। अभी तक जितना भी फॉर्म मैंने आपको बताया, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। देखो ध्यान से, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर ऑफ एमएसक्यू एंड एनईटी। अगर एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन गलत होता है या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सीधा बस वो जो भी 2 नंबर या 1 नंबर होगा वो कटेगा। यहाँ 1 और 2 नंबर के साथ में 1/3 और 2/3 भी आपके कटेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो यहां पर आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देयर इज नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चन, ये क्या चीज है सर, देयर इज नो पार्शियल मार्किंग। चलो इसको थोड़ा समझाते हैं, पार्शियल मार्किंग क्या चीज है। जैसे आपने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके आंसर है ए, बी और सी, इसके आंसर है ए, बी, सी, तीनों इसके आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए, बी और सी तीनों आपने करे हैं टिक, तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, भले वो 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ए, बी और सी में से सिर्फ ए, बी मार्क करा और सी आपने मार्क नहीं करा तो आपको कोई पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी ए और बी मार्क करने के लिए। जैसे आप बोलते हो ना कि सर 3 में से मेरे 2 तो सही थे, तीसरा ही तो मैंने मार्क नहीं करा, तो नहीं, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी। अब बोल रहे हैं सर इतना आप फोकस क्यों कर रहे हो इस चीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर पार्शियल मार्किंग अलाउड है, मिलती है पार्शियल मार्किंग। इवन जेईई है ना, जूनियर एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर भी आपको पार्शियल मार्किंग होती है, पर गेट में आपको पार्शियल मार्किंग नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तीनों आंसर हैं और तीनों आपने करेक्ट लिखे हैं, मतलब टिक किए हैं, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, सीधा सीधा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कोई आपको पूछेगा तो सीधा सीधा लिखा होगा इज और आर, ये आपको लिखा होगा। जहां इज और आर लिखा होगा वो आपका मल्टीपल सेलेक्ट होगा। यहां पर 1 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। जहां इज और आर आ रहा है मतलब वो आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और यहां आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में जो भी आप कैलकुलेशन करोगे तो राउंड ऑफ बेटा बीच में मत करना। जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे होगे तो राउंड ऑफ बीच में मत करना, हमेशा एंड में आने के बाद राउंड ऑफ करना। मैं तो कहता हूं एंड में आने के बाद ही राउंड ऑफ मत करना। अगर यहां लिखा है कि आप लोगों को, अगर यहां पर लिखा, ध्यान से देखने की कोशिश करना, अगर यहां पर ऐसे लिखा है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का आंसर आया 5.9764 है ना, ये आंसर आ गया आप लोगों का न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 5.98 करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कराना है, डेसिमल के बाद में 2 ही डेसिमल आने चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद में 2 ही डेसिमल आने चाहिए, अपन ने कर दिया। आपका ये भी करेक्ट होगा, आप अगर करोगे 5.97 तो ये भी आपका करेक्ट होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको राउंड ऑफ करना है, सारी कैलकुलेशन होने के बाद में एंड में राउंड ऑफ करना, जैसे मान लो मेरे पास एंड में आंसर यह है तो मैंने यहां राउंड ऑफ कर दिया, नहीं भी करोगे तो भी आपका करेक्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है ये वाली चीज, देखो ध्यान से, कैंडिडेट आर एडवाइज टू राउंड ऑफ ओनली एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन एंड नॉट एट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द कैलकुलेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप इंटरमीडिएट स्टेज में ही अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो एंड में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपके रेंज के बाहर चल जाएगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको रेंज दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आंसर है 5.9764, तो आपको आंसर की में क्या हो जाएगा, जैसे 5.96 टू 5.99, इस टाइप से आपको रेंज दिया जाता है। तो 5.97 मेरे रेंज में आ रहा है, 5.98 भी मेरा रेंज में आ रहा है, तब जाके मेरा एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप बीच की कैलकुलेशन में राउंड ऑफ कर करके कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर 100% इस रेंज के बाहर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मिस्टेक हो जाती है, तो इस बारे में आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेरे ख्याल से यहां तक मैंने चीजें और अच्छे से क्लियर कर दी होगी। तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म फी के बारे में देख लेते हैं।
तो भैया एप्लीकेशन फी क्या रहेगी आप लोगों की, फीमेल, SC, ST, PWD के लिए जो फी रहेगी वो रहेगी ₹1000। ओके, बट अगर आप 25 सितंबर के बाद में फॉर्म अपलोड करते हो तो फी रहेगी आपकी 1500। मैंने बोला था लेट फी आपकी 500 बढ़ चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा आप अदर कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपकी फीस रहेगी 2000, और अगर आपने 25 सितंबर के बाद या 6 अक्टूबर या 25 सितंबर के बीच में फॉर्म अपलोड करा तो आपकी फीस रहेगी 2500। ठीक है, चीजें क्लियर। और ये फी क्या रहेगी, सिंगल पेपर की। गेट में आप दो पेपर भी एक साथ दे सकते हैं, तो 2 पेपर अगर आप देते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 4000 रुपए ना, ये सिंगल पेपर की फीस है। अगर आप 2 ब्रांच में पेपर देना चाहते हैं तो 2 ब्रांच की फीस रहेगी डबल, मतलब 4000। अगर आप लेट भरते फॉर्म तो आपकी 5000 फीस हो जाएगी फॉर 2 पेपर्स। एक पेपर की फीस दिखाई गई है। तो ये आपका खत्म हो जाता है। यहां पर मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैंने डिस्कस कर ली है। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट है, डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत आती है, वी विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर ऑन योर क्वेरी। तो इस चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर से कहेंगे, कमेंट सेक्शन बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट इंपॉर्टेंट कंटेंट रिगार्डिंग गेट आप लोगों से मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गेट का फॉर्म भरते हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, फिर भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।